हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय चैनल एमवी क्लासेस। आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 4। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे सबसे फर्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी in a circular ring along its axis। ठीक है, आज हम लोग देखने वाले हैं किसी भी सर्कुलर रिंग के एक्सिस के अलोंग अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें उसके एक्सिस के अलोंग तो वो क्या होती है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे कि ये है आपकी एक सर्कुलर रिंग और जिस तरह से हमने बात की थी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज प्रेजेंट है यहाँ पर, और हम इसकी एक्सिस के अलावा ये इसके सेंटर को पास करते हुए एक्सिस जा रही है, इसके अलावा हम कहीं पे किसी भी एक पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाहें तो वो कितनी आएगी। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करें तो कितनी आएगी। ठीक, हम रैंडमली इस एक्सिस पे कोई भी एक पॉइंट पिक कर लेते हैं, लेट इट बी पी। मैंने एक पॉइंट पिक कर लिया पी जो कि इस सेंटर से लेट एक्स डिस्टेंस दूर है। ठीक, इस सेंटर से कितना दूर है, x डिस्टेंस, और ये जो रिंग है इसका रेडियस मैं r अज्यूम करता हूं कि इसका रेडियस कितना है, r। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस P पॉइंट से इसके उस रिंग के अबाउट पूरा हमें कैलकुलेट करना है कि भाई क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगी। ठीक, तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे एक एलिमेंटल पार्ट लेता हूं। इस एलिमेंटल पार्ट पे कितना चार्ज होगा, dq, क्योंकि मैंने टोटल चार्ज कितना अज्यूम किया है, q। तो इस छोटे से एलिमेंटल पार्ट पे आ गया dq। मानते हैं कि ये जो dq है ये इससे कितना दूर है, r डिस्टेंस। कितना दूर है, r डिस्टेंस। ठीक है भाई, अब ये dq इस p पॉइंट पे रखे चार्ज पे एक फोर्स लगाएगा, और क्या उस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, हाँ क्या उस फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा, DE। क्यों सर, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये उस चार्ज को रिपेल करेगा। अगर हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है तो एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज डाल के चेक कर लेंगे। तो ये पॉजिटिव उस पॉजिटिव को रिपेल करेगा इसी डायरेक्शन में। ठीक है सर, ये DE मान लिया हमने इस डायरेक्शन में गया, और हम मानते हैं कि यहाँ पे ये जो एंगल बन रहा है लेट इट बी थीटा। ठीक है, ये जो एंगल जिससे इसने उसको डिस्प्लेस किया ये एंगल कितना बन रहा है, थीटा। ठीक है भाई, अब इस DE के दो कंपोनेंट बनेंगे। अगर ये थीटा है तो क्या मैं ऐसे भी थीटा कह सकता हूं, बिल्कुल। तो इस DE को अगर मैं इसके अबाउट रिजॉल्व करूंगा, इससे दूर ऐसे, तो ये बनेगा आपका DE साइन थीटा, और एंगल की तरफ हम जाएंगे तो इट विल बिकम DE कॉस थीटा। प्रीवियस क्लास में आपको मैंने सिखाया था कि अगर एंगल्स की तरफ जाए तो कॉस थीटा और एंगल से दूर जाए तो साइन थीटा। ठीक है, इसी तरीके से इसी के करस्पॉन्डिंग एक और एलिमेंटल पार्ट अगर मैं उठाऊं, सेम वही DQ चार्ज वाला, तो वो इस P पे भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा इसी तरीके का, रिपल्सिव है ना, रिपल्सिव इसी तरीके का DE। ठीक है, अगर ये थीटा बना रहा था तो ऑब्वियसली ये भी थीटा बनाएगा। सर क्यों बनाएगा, क्योंकि उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है। ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट है, ये एक सर्कुलर पार्ट है। अगर इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं लूँ और एक्सिस पे अगर मैं कोई एक पॉइंट पिक करूँ
तो ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग पार्ट अगर मैं ले रहा हूं तो ठीक है, बिल्कुल सही। तो अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा, और डी ई साइन थीटा को अगर हम वर्टिकली रिजॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका डी ई साइन थीटा, क्योंकि एंगल से दूर जा रहा है, और अगर इसी तरफ जाएगा तो एक और आपको मिलेगा डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो बात ये समझने वाली है कि अगर मैं इन दोनों एलिमेंटल पार्ट को अगर मैंने सॉल्व किया तो ये जो डी ई साइन थीटा नीचे वाला है और डी ई साइन थीटा ऊपर वाला है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगे। इसका मतलब अगर इन दोनों का मुझे इफेक्ट देखना है तो इन दोनों डी ई कॉस थीटा को आप क्या करें, ऐड कर दें। इन दोनों डी ई कॉस थीटा को आप क्या करें, ऐड करें, ठीक है। एक बार मैं चेक करता हूँ बोर्ड प्रॉपर दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, ठीक है। तो दोनों के डी ई कॉस थीटा को हम लोग क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है। तो अगर मैं ई जानना चाहता हूं, अगर मैं टोटल ई निकालना चाहता हूं तो आपको डी ई कॉस थीटा को सबको प्लस करना पड़ेगा, है ना। सिग्मा मतलब सबको आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा, ठीक है भाई। अगर मैं डी ई की जगह देखूं, समझे, डी ई साइन थीटा क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि डी ई साइन थीटा नीचे वाला ऊपर वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। इस तरह से समझिए कि एक रिंग है, एक रिंग है, इसके ये दोनों पार्ट इस तरीके से रिपल्स करेंगे तो ये वाले ऐड हो जाएंगे, ये वाले कैंसिल आउट, समझ रहे हैं। ये रिंग है, ये रिंग है, तो इसके ये वाले पार्ट कैंसिल आउट हो जाएंगे और ये वाले पार्ट ऐड हो जाएंगे, वही हम कर रहे हैं। तो हर एक का एलिमेंटल पार्ट इसका डी ई साइन थीटा कैंसिल कर देगा और बचेगा सिर्फ डी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो डी ई कॉस थीटा को हम सर प्लस कर लेते हैं, इंटीग्रेट कर लेते हैं। हमने डी ई बात करी थी, डी ई को क्या लिखते हैं, के डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर क्या होता था, चार्ज से पॉइंट का डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर, ठीक है भाई। कॉस थीटा क्या क्या कांस्टेंट है सर, के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, है ना, के कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा। आर, हाँ सर आर भी कांस्टेंट है। अब मुझे बताइए जब ये रिंग है, ये जब रिंग है, ये डिस्टेंस आर होगा, ये डिस्टेंस आर होगा, ये रिंग, ये डिस्टेंस आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा, ये आर होगा। एक कोन की तरह जब आप सोचोगे तो कोन की स्लैंट हाइट, एक कोन की स्लैंट हाइट बराबर होती है, तो इसका ये पूरा पोर्शन कैसा होगा, है ना, ये पूरा पोर्शन, मतलब अगर आप इसको एक कोन की तरह जूम करें तो कोन का पूरी स्लैंट हाइट जो होती है वो सेम होती है, जिसको अपन एल कहते थे स्लैंट हाइट को। तो इसी तरीके से ये आर एक स्लैंट हाइट की तरह काम कर रहा है, वो आर भी कांस्टेंट है, हमने बाहर निकाल लिया। सारे डी क्यू प्लस होके क्या हो जाएंगे, क्यू हो जाएंगे। मुझे बस, अच्छा क्यू को तुम कैपिटल क्यू लिखो या स्मॉल क्यू, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब बचा इंटीग्रेशन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन। अच्छा इसमें एक चीज और समझिए, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, यहाँ पे तो कॉस थीटा भी बाहर निकल आएगा, क्योंकि कॉस थीटा भी कांस्टेंट है। क्यों, क्योंकि जो भी बनाएगा थीटा ही बनाएगा। तो कुल मिला के अंदर बचना है डी क्यू, और डी क्यू को हम बाहर निकाल के लिख देंगे क्यू, है ना, कैपिटल लिख लेते हैं, चलो कैपिटल लिख लेते हैं क्यू। ये थीटा है, कंफ्यूज ना हो, चलो ये क्यू यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये है थीटा। चलिए भाई, अब अगर मैं इस ट्रायंगल को देखूं, देखिए ट्रायंगल में अलग से बता रहा हूं, ये थीटा है आपका, ये आर है ना, ये डिस्टेंस एक्स था क्या मेरे पास, ये देखो ये डिस्टेंस, हाँ एक्स था, और ये डिस्टेंस आर था। तो क्या मैं कॉस थीटा पता लगा सकता हूँ, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो कॉस की जगह हम लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस होता है, और ये बचा हुआ होता है बेस। तो अगर मैं कॉस की बात करूं तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस मतलब x और हाइपोटेनस मतलब r। तो क्या हम थीटा की जगह
थीटा की जगह क्या हम x/r लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा kqx/r³। बिल्कुल सही, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ चुकी है। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी डाटा आपको दिया जाएगा तो उस डाटा में ये जो r है, इस डाटा में ये जो r है, थोड़ा सा कैमरा डिस्टर्ब हो रहा है ना, मैं उसको एडजस्ट कर रहा हूँ। तो ये जो r है ये आपको मिले थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। अरे भाई समझो ना, ये रिंग है, इस पॉइंट से उस रिंग का डिस्टेंस कैलकुलेट करना इतना आसान थोड़े ना है। वो ये वाली लाइन तो एक हाइपोथेटिकल है कि भाई उस पॉइंट से, जैसे मान लो एक रिंग चिपकी हुई है यहाँ पे एक रिंग चिपकी हुई है, मैं एक पॉइंट से अगर इसका एक डिस्टेंस देखूँ तो ये तो हवा वाली बात होगी, हवा में आप लाइन खींच रहे हैं, समझ रहे हैं? तो वो पता होना थोड़ा मुश्किल डाटा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी है, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, तो h² = p² + b²। हाइपोटेनियस है r, तो r का स्क्वायर = परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर है R² और बेस है x²। तो मैं स्मॉल r की जगह लिख सकता हूँ r² + x² अंडर द रूट, या इसकी पावर 1/2। भाई ये स्क्वायर हटेगा, रूट का मतलब होता है 1/2। तो r की जगह मैं लिख सकता हूँ kqx/r² + x² की पावर 1/2 और उसकी पावर 3। भाई ये 3 तो पहले से ही लगा हुआ था, जो कि हमें यहाँ से मिला है। तो ये कैसा हो जाएगा, kqx/r² + x² की पावर, हमने पढ़ा है पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर ये आएगा, एंड दैट इज 100% करेक्ट वैल्यू फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन अ सर्कुलर रिंग अलोंग द एक्सिस, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग सी बात और देखिए, ये सब तो आप लोग नोट करिएगा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में ये देखा था कि अगर किसी सर्कल के यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अगर कोई सर्कुलर रिंग होती थी, उसके सेंटर से अगर मैं निकालता था तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आती थी? 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 आती थी। क्या हम यहाँ भी ये चीज़ चेक कर सकते हैं? बिल्कुल। ये डिस्टेंस क्या है? x। ये पॉइंट x डिस्टेंस पर रखा है। अगर इस पॉइंट को मैं पास लाऊं सेंटर पे ही रख दूं, इसका मतलब एट सेंटर, अगर मैं सेंटर पर रख दूं तो क्या x की वैल्यू 0 होगी सेंटर पे? सोच के बताइए। देखिए इस x की वैल्यू 0 होगी सेंटर पे। हाँ सर, इस x की वैल्यू 0 होगी सेंटर। तो अगर मैं x की जगह 0 रखूं इसी इक्वेशन में, विच इज kqx/r² + x² की पावर 3/2। तो आपको पता है 0 × एनीथिंग 0 और 0 डिवाइडेड बाय एनीथिंग 0। तो देखिए यहाँ से भी क्लियर हो रहा है कि किसी भी सर्कुलर रिंग जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज है, उसके सेंटर से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करता हूँ तो 0 आती है। पिछले डेरिवेशन से भी पता चल रहा है और यहाँ से भी ये कैलकुलेट हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग इसको पॉज करें और इसको नोट कर लें, पॉज करें और इसको नोट कर लें। आज कैमरा बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा है, कोशिश कर रहा हूँ मैं थोड़ा सा, ठीक है। चलिए ठीक है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, पॉज कीजिए, नोट कीजिए। ओके चलिए, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी चार्ज को मैं मूव करूं तो उसका मोशन कैसा होगा। कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक चार्ज को मूव करूं, सर चार्ज को मूव करना इलेक्ट्रोस्टैटिक में नहीं था, बिल्कुल सही, लेकिन हम चार्ज के मोशन की स्टडी करने वाले हैं, उस चार्ज के इफेक्ट को स्टडी नहीं करेंगे।
और जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके दो चार्जेस तो रुके ही हुए हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है यूनिफॉर्म, उसमें अगर किसी चार्ज को मूव करेंगे तो उसका मोशन कैसे निकाला जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन क्या है टॉपिक, मोशन ऑफ a charge particle in a uniform electric field, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज के मोशन की स्टडी होने वाली है। चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये एक चार्ज स्ट्रिप है, ठीक, पॉजिटिव चार्जेस हैं, और मान लीजिए कि उसी तरह की एक और स्ट्रिप है जो इसी तरीके से चार्ज है बट ऑफ नेगेटिव, ठीक है। एग्जैक्टली सेम टू सेम, बस ये पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव, पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव, ठीक ठीक है, पॉजिटिव थी और ये नेगेटिव। अब अगर मैं इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है, ठीक है, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव की तरफ जाती है। तो ये बन रही है मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाने का तरीका है पैरेलल लाइन ड्रॉ करना। सर ये आपने हमें बताया नहीं, अरे मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में सारे नोट्स लिखवा दूंगा, उसके लिए परेशान ना हो, वो हम अगले लेक्चरों में लिख लेंगे, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझते चलेंगे। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉजिटिव से निकल रही है और नेगेटिव की तरफ जा रही है। अब मानिए मैंने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल, है ना, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, अगर मैंने एक v0 वेलोसिटी से अगर भेजा तो वो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, इस तरीके से मूव करेगा। उसका मोशन कैसा होगा भाई, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है ना, तो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ एक्सेलरेशन होगा उसका, ठीक, इस तरीके से वो मूव करेगा। चलिए मैं मानता हूं ये x एक्सिस पे कितना दूर जाएगा, x जाएगा, ठीक है, और y एक्सिस पे कितना जाएगा, y एक्सिस पे कितना जाएगा, लेट इट बी कि y जाएगा। x एक्सिस पे वो चार्ज पार्टिकल x मूव करेगा और y एक्सिस पे ये कितना मूव करेगा, y, ठीक है सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, यहाँ पे मैं कहीं भी रैंडमली एक एंगल भी कंसिडर करता हूँ कि भाई थीटा एंगल से ये डिफ्लेक्ट हो गया, जाते 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 थीटा एंगल से डिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे दोनों एक्सिस की स्टडी करनी पड़ेगी। सबसे पहले ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। चलिए अगर मैं एक्स एक्सिस की बात करूं तो एक्स एक्सिस की जब हम स्टडी करेंगे तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि एक्स एक्सिस पे ये जो इलेक्ट्रॉन फेंका गया है इसका एक्सेलरेशन 0 है। क्या मतलब अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस एक्स एक्सिस पे फेंका गया तो ये नो डाउट वाई एक्सिस की तरफ जा रहा है, लेकिन इसकी एक्स एक्सिस पे जो एक्सेलरेशन मिल रही है वो 0 है। मतलब एक्स एक्सिस पे इसकी वेलोसिटी बदल ही नहीं रही, एक्स एक्सिस पे ये सेम वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है जबकि ये वाई पे जा रहा है। अब बात सुनिए, अब मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि भाई ये आप हैं और यहीं पे आपका फ्रेंड खड़ा है, ठीक है, और एक पोर्शन इस तरीके से और एक पोर्शन इस तरीके से, मतलब एक सीढ़ी ऐसी है और एक सीढ़ी ऐसी, सीढ़ी नहीं है तो सीधा ही प्लेटफॉर्म हो गया। और अगर मैं कहूँ दोनों को इसी पॉइंट पर पहुंचना है, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर, है ना, और मैं अगर कह रहा हूं कि आप भागे और यहां पे पहुंचे और आपका फ्रेंड भागा यहां पे पहुंचा सेम टाइम पे,
सेम टाइम पे, टी टाइम पे, तो किसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी होगी, किसको अपनी स्पीड ज़्यादा रखनी पड़ी होगी। देखो ज़रा, ये कम डिस्टेंस है बेटा और ये डिस्टेंस ज़्यादा है, और जब दोनों टाइम बराबर हैं तो ऑब्वियसली इसको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ी होगी। ये अगर उसी स्पीड से चलता तो इस टी टाइम में जितना डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया उतना ही डिस्टेंस ये ट्रेवल करता और पीछे रह जाता। इसका मतलब अगर इसे इसी टी टाइम में इसके ऊपर पहुंचना है, एग्जैक्टली ऊपर, तो इसको एक्सेलरेशन में आना ही पड़ेगा। ठीक है, मतलब वाई एक्सिस पे एक्सेलरेशन मिलेगी, वाई एक्सिस पे एक एक्सेलरेशन मिलेगी, बिल्कुल सही है ना। वाई एक्सिस पे एक एक्सेलरेशन मिलेगी जो कि जीरो नहीं होगी, जबकि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे एक्सेलरेशन जीरो है, बिल्कुल। तो यहीं से ये बात उठा, टॉपिक को, कॉन्सेप्ट को आपको कैच करना है कि एक्स एक्सिस पे जीरो रहेगा। ठीक है भाई, एक्स एक्सिस पे कोई एक्सेलरेशन नहीं है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है v नॉट, और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है सर, डिस्प्लेसमेंट है x। तो आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ा होगा, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इक्वेशन ऑफ मोशन या काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपने 9th में भी पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा है, वहां से इक्वेशन हमने ली है। तो s की जगह हम लिखेंगे x, u की जगह हम लिखेंगे v नॉट, टाइम की जगह लिखेंगे t, ये हो जाएगा हाफ, एक्सेलरेशन x एक्सिस पे है ही नहीं, और t स्क्वायर। तो x इक्वल्स टू v नॉट t प्लस 0 इंटू एनीथिंग 0। वाह सर, 0 तो 0 कर देता है सबको, वेरी गुड। तो ये होगा 0। तो यहाँ से अगर मैं टाइम निकालना चाहूँ तो आपका आंसर आएगा x अपॉन v नॉट, x अपॉन v नॉट। मतलब इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ पहुँचने में या यहाँ पहुँचने में कितना टाइम लगा होगा, x अपॉन v नॉट, x अपॉन v नॉट। ठीक है भाई, अब इसको इतना टाइम लगा तो इसकी फाइनल वेलोसिटी भी निकाल सकता हूँ मैं, बिल्कुल फाइनल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। आप लोगों को दिख तो रहा है ना? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। आज आप बहुत कैमरा हिला रहे हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत तो चलेगा। ठीक है, तो टाइम इतना मिला। अब अगर मैं कहूँ v इक्वल्स टू u प्लस at, तो हाँ सर, ये भी एक इक्वेशन ऑफ मोशन थी। तो v होती थी फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी को चलो मैं vx कहूँ, तो vx कितना है, इनिशियल वेलोसिटी, जो कि आपका कितना है v नॉट। ठीक है, एक्सेलरेशन 0, टाइम भले ही हमारे पास x अपॉन v नॉट है, लेकिन इट विल बिकम 0 इंटू एनीथिंग 0। तो आपकी फाइनल वेलोसिटी भी कितनी हुई, v नॉट। तो अगर मैं कहूँ कि आपकी x एक्सिस पे एक्सेलरेशन कितनी है, 0 एक्सेलरेशन, तो कितना टाइम लगेगा उसे वहां पहुंचने में, कहाँ पहुंचने में, x अपॉन v नॉट। और फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी, जो इनिशियल वेलोसिटी थी, तभी तो हम क्या रहे हैं, एक्सेलरेशन 0, बिल्कुल सही। तो ये हमारा मोशन की स्टडी हो गई x एक्सिस में। अब हम जब y एक्सिस में आएंगे तो यहाँ ध्यान दें, जब हम y एक्सिस पे आएंगे, ऑन y एक्सिस, ठीक है, जब y एक्सिस पे आएंगे तो क्या हम इसका एक्सेलरेशन पता लगा सकते हैं। देखिए, आप लोगों को फोर्स का फॉर्मूला पता ना सर, फोर्स जो है वो होता है Q या F इक्वल्स टू E अपॉन Q, याद है ना, फोर्स होता था इलेक्ट्रिक फील्ड पर यूनिट चार्ज। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं F पता करना चाहूँ, या मैंने कुछ उल्टा लिख दिया, हाँ उल्टा तो लिखा ही सर आपने, तो E इक्वल्स टू F अपॉन Q होता था, सॉरी रात ज़्यादा हो गई। F इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F इक्वल्स टू हो जाएगा E इंटू Q, E इंटू Q, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू चार्ज। अब यहाँ पे हम चार्ज कौन सा ले रहे हैं, जब चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, तो F कितना लग रहा है, E क्या है, चार्ज, E क्या है, चार्ज, और E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, आप लोगों ने फॉर्मूला और पढ़ा है, हाँ सर सब पढ़ा है हम लोगों ने। फोर्स होता है मास, है ना,
फोर्स जो होता है वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो यहां से अगर मैं एक्सेलरेशन निकालूं तो आप लिखेंगे F अपॉन m। ये छोटे छोटे से फॉर्मूलेज आप लोगों ने पिछली क्लासेस में, पिछले लेक्चर्स में देखे हैं, वापस से रिकॉल कराया जा रहा है, याद रखेंगे। F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगा फोर्स अपॉन मास। तो अगर मैं एक्सेलरेशन निकालना चाहूँ तो फोर्स क्या है, E अपॉन मास। चलो मानते हैं इस इलेक्ट्रॉन का मास m होगा, तो हमने m लिख दिया। तो हमारे इस चार्ज पे y डायरेक्शन में जिस एक्सेलरेशन की हम बात कर रहे थे वो कितना है, E अपॉन m। भाई एक्सेलरेशन मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा, आई बात समझ में? ठीक है सर, एक्सेलरेशन मिल चुका है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी इसकी, 0। समझिए क्यों 0 सर, जब किसी चीज को आप एक्स एक्सिस पर फेंकते हो तो जब आपने उसको रिलीज किया होगा तो क्या वो y पे जाएगा, नहीं भाई, यही समझो ना, ये तुरंत y पे थोड़ी ना जाएगा, थोड़ा सा x बढ़ेगा फिर y पे जाना शुरू करेगा। तो इनिशियल जब इसकी वेलोसिटी कुछ थी तब इसकी y पे वेलोसिटी थी ही नहीं, y पे वेलोसिटी 0 है, ठीक है सर। इसका टाइम कितना लगा, डिस्प्लेसमेंट तो हमने यहाँ पे y ले लिया था, इसको टाइम कितना लगा होगा सर, टाइम तो निकालना पड़ेगा। अरे नहीं निकालना पड़ेगा, जो टाइम इसको लगा, हमने बात की थी ना, जो टाइम इसको यहाँ पहुंचने में लगा यही टाइम तो इसको यहाँ पहुंचने में लगा, एग्जैक्टली एक दूसरे के ऊपर। तो टाइम कितना होगा, x अपॉन v0। ध्यान रखेंगे सेम टाइम लगेगा, अलग अलग टाइम नहीं लगेगा। चलिए, तो s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो y इज इक्वल्स टू u 0 टाइम x अपॉन v0 प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना है, e अपॉन m, और टाइम कितना है, टाइम है x अपॉन v0 का स्क्वायर, ये t के ऊपर स्क्वायर है ना बेटा, ठीक है। तो 0 इंटू एनीथिंग 0, हाफ e अपॉन m, इट विल बिकम x स्क्वायर अपॉन v0 का स्क्वायर। तो अगर कोई कहे कि ये y एक्सिस पे कितनी दूर निकल गया, क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल, इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हाफ e अपॉन m s स्क्वायर अपॉन v0 का स्क्वायर। तो ये y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट आपको पता चल गया, ठीक है सर, वेरी गुड। अब हम बात करेंगे कि इसकी y एक्सिस पे फाइनल वेलोसिटी क्या है। भाई इनिशियल तो 0 थी, इनिशियल तो 0 थी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। नहीं भाई, एक्सेलरेशन है उसमें, फाइनल वेलोसिटी कुछ मिलेगी। देखिए v इक्वल्स टू u प्लस at, v कितना है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं पता सर, इनिशियल वेलोसिटी तो 0 थी, प्लस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ये देखिए e अपॉन m, और टाइम x अपॉन v0, x अपॉन v0। तो योर आंसर इज e अपॉन m, x अपॉन v0। ये है इसकी y एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट, y एक्सिस पे इसका डिस्प्लेसमेंट होगा e अपॉन m, x अपॉन v0, ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब यहाँ बात सुनिए, तब से आगे की तो सुन रहे हैं, ये फायदा है ऑनलाइन क्लास में, आप लोगों की बात मुझे सुनाई नहीं देती है ना, मैं तो अपनी चलाऊंगा। एक गंदा जोक था सर, हाँ ये बात है तो गंदा ही जोक मिलेगा। अब सुनिए, ये इस तरफ x वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को, हाँ x वेलोसिटी से जा रहा है, और इस तरफ ऊपर की तरफ y वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है, और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा, देखिए यही था ना थीटा, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, ठीक है सर। तो एक्चुअल में इसका मूवमेंट
क्या प्योर एक्स में होगा या प्योर वाई में? आपने वेक्टर पढ़ा है, ना प्योर एक्स में होगा ना प्योर वाई में सर, हमें इसका निकालना पड़ेगा हाँ रिजल्टेंट। ठीक है, तो रिजल्टेंट आप निकाल सकते हैं, लेकिन रिजल्टेंट नहीं, हम यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज निकालेंगे कि इसके बीच का एंगल कितना होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट की बात थी, ये एक्चुअल में कितनी होगी? तो डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं tan थीटा, ये होता है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, वी वाई अपॉन वी एक्स। सर ऐसे कैसे? अरे भाई वेक्टर को शिफ्ट करना सीखा था आप लोगों ने, सीखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 11th के लेक्चर जब हम लेंगे तो आपको वापस बताएंगे। इस वी वाई को जब शिफ्ट करोगे इधर तो ये वी वाई ऐसा दिखेगा, हाँ सर ऐसा कुछ तो दिखेगा। ठीक है, तो अगर मैं tan थीटा आपसे बोलूँ तो क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ये है बेस। तो बेस में कितना गया? ये वी एक्स, और परपेंडिकुलर में कितना गया? वी वाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो वी वाई की वैल्यू हम रख सकते हैं, है ना, जगह की कमी है तो थोड़ा सा मिटाना है। तो वी वाई की वैल्यू हम लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, वी वाई है ये, है ना, ई एम एक्स अपॉन वी नॉट अपॉन वी एक्स लिख सकते हैं, हाँ सर वी एक्स है वी नॉट अपॉन में बंद करेंगे, काट बन देना ऐसे, है ना, कटेगा क्या? हाँ तो काट देते सर, ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी नॉट एंड इट इज 1 अपॉन वी नॉट, पलट जाएगा। तो योर आंसर इज ई अपॉन एम एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। ठीक है, tan थीटा। आपको लग रहा होगा सर क्या लकड़ की क्यों लिख रहा है? अरे यार ये कॉलर माइक लिया है, आप लोगों को आवाज़ नहीं आ रही थी, हाँ होपफुली आपको अच्छी आवाज़ आए, लेकिन क्या है कि थोड़ा सा ऑड मुझे रोक रही है वहाँ तक जाने से। ओके खैर, कुछ रुके ना रुके, पढ़ाई नहीं रुकने वाली है। ठीक, तो ये है आपका डेरिवेशन मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, तो आप लोगों को इसको तैयार करना है। बार बार वीडियो को देख सकते हैं इसको समझने के लिए कि सर ने कहाँ से क्या शुरू करा है, यही तो फ़ायदा है ऑनलाइन क्लास का। ठीक है, तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, सर आराम से कर लेंगे बाद में। अरे नोट कीजिए, पॉज कीजिए और नोट कीजिए। ठीक है, वेरी गुड। ठीक, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक टॉपिक और, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, बहुत सारे बच्चे परेशान हो रहे होंगे इस समय इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अभी नहीं पढ़े। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स में आपको पढ़ा दूंगा, उसकी टेंशन नहीं लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज पढ़ानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स तो बना ही रहे हैं हम। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टी है जो है वो थ्योरी है, मैं आपको उसको पढ़ा दूंगा एक ही बार, एक ही दिन में खत्म। ठीक, तो उसके लिए परेशान ना हो, जिसने पढ़ लिया है बहुत अच्छी बात है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है, शायद ये नाम ही अपनी इस पहचान को डिस्क्राइब कर रहा है कि जब दो इक्वल और अपोजिट चार्ज कुछ छोटे डिस्टेंस पर रख दिए जाते हैं, जब दो इक्वल और अपोजिट मतलब एक प्लस का होगा तो एक माइनस का, एक छोटे डिस्टेंस 2l पे रख दिए जाते हैं, 2l डिस्टेंस पे उसको सेपरेट कर दिया जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या बात है ना? व्हेन टू इक्वल एंड opposite charges are separated by a small distance, है ना, and that small distance जो किताबों में लिया गया है is called 2l लिया गया है ना, is called इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल, बहुत बढ़िया।
इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक और है जिसे कहते हैं हम इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या फिर डायपोल मूवमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट या फिर हम सिर्फ उसे डायपोल मूवमेंट भी कहते हैं, जिसे P से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो P क्या होता है? P होता है Q इंटू 2L, चार्ज इंटू दैट डिस्टेंस बिटवीन देम, Q इंटू 2L। अब अगर मैं इसकी SI यूनिट की बात करूं कि इसकी SI यूनिट क्या होती है, तो SI यूनिट होगी, आप बता सकते हैं? हाँ, वेरी गुड, ट्राई करो। कोशिश ये बताने की, चलिए ठीक है। P का SI यूनिट होगा कूलाम और मीटर, तो कूलाम मीटर, कूलाम सेंटीमीटर नहीं, सेंटीमीटर नहीं, कूलाम मीटर, चार्ज कूलाम डिस्टेंस मीटर, तो SI यूनिट है कूलाम मीटर, ठीक है। इतनी बातें ध्यान रखें। इसके बाद आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है तो डायपोल मूवमेंट का डायरेक्शन भी यही होगा, है ना? या चलिए डायरेक्शन के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। डायरेक्शन के बारे में उसके आगे की चीजें जो है वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग यहाँ तक रिवाइज करके रखें, है ना। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और वॉइस भी थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, ठीक है। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, रिविजन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।